आधी हकीकत आधा फसाना। ये देख रहे हैं ना, ये पाकीज़ा का सेट है। पाकीज़ा, कमाल अमरोही और मीना कुमारी का हाथ। पाकीज़ा सिनेमा के पर्दे पर लिखी गई एक खूबसूरत और संजीदा शायरी। पाकीज़ा इंसानी जज्बातों में सबसे खूबसूरत जज्बात मोहब्बत को बेहद संजीदगी और खूबसूरती से बयां करने वाली फिल्म। एक तरफ इस फिल्म में मिलन और जुदाई की तड़प देखने को मिलती है, तो वहीं दूसरी तरफ ये फिल्म अपने बनने, बिगड़ने, रुकने और रुककर फिर बनने की दिलचस्प दास्तां बयां करती है। पाकीज़ा दरअसल इस फिल्म को बनने में पूरे 19 साल लगे। 19 साल का लंबा सफर। इसका सबसे पहला तस्वुर 1952 में आया था और ये फिल्म बनकर पूरी हुई 1972 में। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जिस तरह शाहजहां ने ताजमहल बनवाकर मुमताज महल को अमर कर दिया, उसी तरह कमाल अमरोही ने पाकीज़ा बनाकर मीना कुमारी को अमर कर दिया। कितनी खूबसूरत मौसीकी थी ना इस फिल्म की, कितनी खूबसूरत मौसीकी। इस फिल्म के मौसीकार को जानते हैं आप? जी हाँ, इस फिल्म के मौसीकार थे गुलाम मोहम्मद साहब। पर अफसोस की फिल्म पूरी होने के पहले ही गुलाम मोहम्मद साहब
हम सब से बिछड़ गए। हालांकि बाद में नौशाद साहब ने ठुमरियों के कुछ बेशकीमती टुकड़ों का इस्तेमाल करके इस फिल्म के बैकग्राउंड में 4 चांद लगा दिए थे। लोग कहते हैं कि पाकीज़ा में मीना कुमारी की रूह बसती है। मीना कुमारी, ट्रेजिक क्वीन ऑफ ग्रेट हिंदी सिनेमा। एक तरफ जहां मेरे जज्बातों ने मुझे ट्रेजिक क्वीन बनाया, वहीं दूसरी तरफ इन्हीं जज्बातों ने मेरी जिंदगी को जीता जागता अलमिया बना दिया। अरे किसी का प्यार पाना है तो मेरी जिंदगी का एक मकसद था, और उसे पाने के लिए मैं ताउम्र रेगिस्तान में एक प्यासी हिरनी की तरह भटकती रही। और मेरे हाथों में पानी की जगह महज 2 मुट्ठी रेत आई। मेरी गजाला आंखों ने कई बार रेगिस्तान में नखलिस्तान होने का धोखा खाया, पर वो तो वही निकला जिसे दानिश्वर शराब कहते हैं। और जब लगा कि रेगिस्तान बहुत पीछे छूट गया है, तब अचानक मैंने खुद को नुकीले पथरीले पहाड़ों में फूलों की तलाश में घूम पाया। पैरों के छाले पत्थरों से छीलते रहे और आंसू आंख से बहते रहे। और आखिर में एक जिंदगी ऐसे बियाबान जंगल में ले आई, जहां दर्दीले कांटों ने मुझे लहूलुहान करके रख दिया। आज जब मैं अपने माजी में झांक कर देखती हूँ, तो कई सवालात मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मैं कौन थी? मैं कौन हूँ? कब मेरी छोटी सी शख्सियत इतनी बड़ी हो गई कि दुनिया के लिए अफसाना बन गई? पर कहते हैं ना जनाब, किस्से, कहानी, दास्ताने, ये सब हकीकत नहीं होते। उसी तरह मेरी जिंदगी भी कभी हकीकत और कभी अफसाने के हिंडोले में झूलती रही। और उस पे कहर ये कि कभी मेरी फिल्मों की कहानी मेरी जिंदगी में बयां होती रही, और कभी मेरी जिंदगी के किस्से मेरी फिल्मों में दिखाए जाने लगे। मेरी अम्मी और बच्चों की तरह मेरी भी पहली मुलाकात मेरी अम्मी से ही हुई थी। अम्मी इदरीस बानो, पारसी थिएटर की मशहूर अदाकारा। अब्बू भी पारसी थिएटर में ही काम किया करते थे। उन दिनों हमारे घर में फाके हुआ करते थे। खाने पीने का सामान भी मुश्किल मयस्सर हुआ करता था, पर अब्बू अपनी अय्याशियों का सामान जुटा ही लिया करते थे। अभी वो नन्ही सी महजबी को, यानी मुझे, दुनिया में आए चंद रोज ही हुए होंगे कि एक दिन अब्बा नन्ही सी महजबी को गोद में उठाकर शायद
अस्पताल से घर लेकर जा रहे हैं। मैं अब्बा के साथ अपने घर जाऊंगी। हाँ, अब्बा मुझे गोद में उठाकर घर लेकर जा रहे हैं। अब्बा के साथ मैं भी घर जा रही हूँ। पर ये तो घर, अल्लाह, ये तो यतीम खाना है। तो अब्बा आप मुझे यतीम खाने छोड़ के जा रहे हैं? नहीं अब्बा, ऐसा ना करिए, मुझे यहाँ छोड़ के ना जाइए, खुदा के वास्ते मुझे उठाइए। ये कमर लाल चींटियां कहाँ से आई? देखिए अब्बा, वो नन्ही सी महज़ूबी के जिस्म को काट रही है। अब्बा मुझे गोद में उठाइए, मुझे यहाँ छोड़ के ना जाइए अब्बा, मुझे यतीम खाने छोड़ के ना जाइए अब्बा, खुदा के वास्ते। और फिर न जाने क्या सोचकर मेरे अब्बा ने मुझे गोद उठाया और वापस अपने घर ले गए। कितना सुकून मिला होगा उस नन्ही सी जान को उस वक्त। पर उसे क्या पता था, उसे क्या पता था कि सुकून की इस हरी घास पर उसे जिंदगी का वो लंबा सफर तय करना है जिसके खत्म होने का वो पल पल इंतजार करेगी। वो यतीम खाने की सीढ़ियों तक पहुंच जाना मेरी पैदाइश को लगा पहला तमाचा था। इसे मैं ताउम्र नहीं भूली। वो मेरी फिल्मों से होने वाली मेरी कमाई पर, मेरी पूरी कमाई पर मेरे अब्बू का हक रहता था। घर के खर्च, उनकी हसरतें सब उसी से ही तो पूरी होती थी। और मेरी हर हरकत पर उनकी पैनी निगाह रहती थी। एक तरह से मैं आज़ाद होते हुए भी अपने अब्बू की नज़रबंदी के दायरे में कैद थी। और इसी नज़रबंदी और कैद में रहते हुए न जाने कब वो नन्ही सी महज़ूबी फिल्मी दुनिया की मीना कुमारी बन गई, अदाकारा मीना कुमारी। अजी जनाब, एक झलक पाने के लिए तरसते थे लोग। मेरी पहली फिल्म याद है आपको? हाँ, मेरी पहली फिल्म थी लेदरफेस। उसके बाद कितनी सारी बाल फिल्में और उसके बाद न जाने कितनी सफल फिल्में। अगर मैं अभी याद करूं तो मुझे याद आती है बैजू बावरा, दायरा, साहब बीबी और गुलाम। और देखिए, अभी याद करने बैठी तो महज चंद फिल्में याद आ रही हैं। अगर आपको और याद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। 4 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले। पर अफसोस इतनी कामयाबी के बावजूद भी मैं तरसती थी अपनों को और अपनों की मोहब्बत को। मैं दौलत और शोहरत की बुलंदियों पर ऊपर जाती रही, पर मेरे नंगे पांव खुद को गीली मिट्टी में लपेटने के लिए तरसते रहे। और जिंदगी वही जनाब, एक पल का हिसाब किताब एक उम्दा मुनीम के मानिंद रखती रही। और इस बीच जिंदगी ने खूबसूरत तमाशा दिखाया। अब तमाशा के बारे में ना कहिएगा कि आप तमाशा के बारे में नहीं जानते हैं। तमाशा मेरी ही फिल्म का तो नाम है। वो फिल्म
वो फिल्म जिसके सेट पर मैं पहली बार कमाल अमरोही साहब से मिली, और न जाने क्यों उन्हें देखते ही मुझे मेरे नंगे पाँवों के नीचे जमी होने का एहसास हुआ। ओह मीना, देख रहा हूँ बेहतरीन अदाकारी कर रही हूँ। ओह, शुक्रिया। आपने मेरी फिल्में देखी हैं? हाँ हाँ, इन दिनों मैं अपनी नई फिल्म अनारकली पर काम कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में मैंने तुम्हारी फिल्में देखी है, क्योंकि मैं अपनी फिल्म अनारकली के लिए हीरोइन तलाश कर रहा हूँ। और मेरा मन सुकून। तुमने कुछ कहा? जी नहीं। फिर भी? जी वो दरअसल जी वो दरअसल तुम्हें देखने के बाद, तुम्हारी अदाकारी देखने के बाद और तुम्हारी फिल्में देखने के बाद मुझे तुम में अपनी फिल्म अनारकली की हीरोइन नजर आ रही है। और मुझे आप में अपना सुकून। तुमने फिर कुछ कहा? जी मीना, जी। अभी तो मैं जल्दी में हूँ, किसी रोज़ तफसील से बात करूँगा, लेकिन इस छोटी सी मुलाकात में ये तो तय रहा कि फिल्म अनारकली में अनारकली तो तुम ही बनोगी। जी हाँ, सही सुना। फिल्म अनारकली में अनारकली तो मीना ही बनेगी। शुक्रिया। पर वो अब्बू की इजाजत के बगैर। ओह, अब्बू। मसला तो है, क्योंकि तुम अपनी फिल्में तुम्हारे अब्बू के बगैर तो करती नहीं। खैर तुम फिक्र मत करो, इस सिलसिले में मैं उनसे मुलाकात कर लूँगा और यकीन मानो मैं उन्हें इस बात के लिए राज़ी भी कर लूँगा। क्या? सच? ऑफ कोर्स। तुम्हें कोई शक है क्या? वैसे एक सवाल पूछूं? जी पूछिए। क्या वाकई तुम अपने फैसले खुद नहीं ले सकती? तुम्हारे हालात देखकर एक शेर याद आ रहा है, कहो तो अर्ज करूं? जी। देख देख जिंदा से परे रंग चमन जोश बहार, देख जिंदा से परे रंग चमन जोश बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न देख। पर वो अब्बू तो राजी हो जाएंगे ना? मैंने कहा ना कि रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न देख। सोचना सोचना कि मैंने ये शेर तुम्हारे लिए क्यों पढ़ा है। चलता हूँ, खुदा हाफिज़। एक तरफ जिंदगी खूबसूरत तमाशा दिखा रही थी, और दूसरी तरफ मैंने कहा ना, पल पल का हिसाब किताब भी रख रही थी। सो कर लिया हिसाब किताब बराबर। एक हादसे में मैं मरते मरते बची। अरे जिस मीना कुमारी को लोग अपनी फिल्मों में लेने के लिए तरसते थे, अब उसे ही अपनी फिल्मों में लेने से कतराने लगे। क्यों? क्योंकि उस हादसे में मेरी 3 उंगलियां जाती रही, और दौलत और शोहरत की इस अधूरी फिल्मी दुनिया में किसी अदाकार का जिस्मानी अधूरापन तो कतई बर्दाश्त नहीं है। और फिर मैं तो हीरोइन थी, बगैर उंगलियों के हीरोइन कैसे बर्दाश्त होती। फिल्मी दुनिया की इस झूठी पैंतरेबाजी ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दी। टूट गई थी मैं, पूरी तरह से टूट गई थी। पर इन सब हालातों के बावजूद मुंबई के मसून अस्पताल में कमाल साहब मुझसे रोज़ मिलने आते रहे, और अपनी नायाब शख्सियत और बेहतरीन शायरी के साथ मेरे दिल में उतरते चले गए। और न जाने कब मैं उन्हें चाहने लगी, इस बात का मुझे एहसास ही नहीं हुआ। और जब एहसास हुआ
तो उसे बयां करना बेहद मुश्किल था, बेहद मुश्किल। मीना, कैसी हो? जब आप सामने हो तो कौन कमबख्त बीमार पड़ सकता है। अस्पताल के वार्ड में भी तुमने एक्टिंग करना नहीं छोड़ा। नहीं, सच कहती हूँ। आपसे झूठ कहूँ तो जहन्नुम जाऊँ। खैर, खुदा का शुक्र है कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो। खुदा का शुक्र ही है कि बड़े सस्ते में बख्श दिया इसने मुझे। जख्मी तो पूरा हाथ था, मगर सिर्फ 3 उंगलियां ही जाती रही। हालांकि मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि मेरे जिस्म का कोई हिस्सा कट के मुझसे अलग हो गया। अफसोस तो इस बात का है कि अब मैं आँख के फिल्म की हीरोइन ना बन पाऊंगी। अफसोस? अफसोस मत करो मीना। कल रात जब मैं अनारकली की स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तो कुछ उस स्क्रिप्ट में और कुछ खुद में एक अधूरापन सा महसूस कर रहा था। और आज मैं वो अधूरापन दूर करूंगा। अनारकली बनेगी, फिल्म अनारकली जरूर बनेगी, लेकिन तुम मेरी जिंदगी में मेरी अनारकली बन के खिलोगी। क्या तुम मेरी शरीके हयात बनोगी? तो आज इसी वक्त खुदा को हाजिर नाजिर जानकर मैं तुम्हें कबूल करता हूँ। क्या तुम्हें कबूल है? कबूल, कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। कोई मिल गया था, मिल गया था, तेरे राह चलते चलते, तेरे राह चलते चलते, वही थम के रह गई है, वही थम के रह गई है, मेरी रात ढलते ढलते, मेरी रात ढलते ढलते। जो कहीं गई न मुझसे, जो कहीं गई न मुझसे, वो ज़माना कह रहा है, वो ज़माना कह रहा है कि फसाना बन गई है, कि फसाना बन गई है। वक्त पर लगाकर उड़ने लगा और मैं कमाल साहब का हाथ पकड़कर दूर आसमान में चांद तारों के पार जाने लगी। और कमाल साहब की जुबान पर मंजू बनकर और कमाल साहब मेरे दिल में चंदन बनकर महकने लगे। और फिर एक दिन वो भी आया जब मंजू ने अपने चंदन से पूछा, चंदन, मुझे लगता है कि अब हमारे निकाह की बात मेरे अब्बू को बता देनी चाहिए। आखिर कब तक हम अपने निकाह का राज छुपा कर रखेंगे? जब तक छुपा सकते हैं तब तक छुपाएंगे मंजू। दरअसल इन दिनों मेरी माली हालत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए अभी तुम फिल्मों में काम करती रहो। जैसे ही हमारे हालात सुधर जाएंगे, हमारे निकाह की बात हमारे अब्बू को भी बता देंगे। लेकिन
लेकिन क्या चंदन? लेकिन ये मंजू कि जिस दिन हमारे निकाह का राज खुलेगा उसी दिन से तुम्हारे सारे फिल्मी किरदार आखिरी सांस लेंगे। मतलब ये कि अब तुम कोई और नई फिल्म साइन ना करो और जो बन रही है उन्हें किसी तरह मुकम्मल कर दो बस। मैं कुछ समझी नहीं। तो आप समझ लो, जिस दिन हमारे निकाह का राज खुलेगा उस दिन ना तो मैं और ना ही मेरा खानदान ये चाहेगा कि अमरोही खानदान की बहू फिल्मों में काम करे। पर चंदन, भले ही हमारे निकाह के बाद किसी को ना मालूम हो, पर मैं हूँ तो अभी भी अमरोही खानदान की बहू, तो अभी तो मेरे फिल्मों में काम करने पर आपको कोई एतराज नहीं है। वो भला क्यों? वो इसीलिए ना कि अभी हमारे निकाह की बात किसी को पता नहीं, और वैसे भी अभी सभी की नज़रों में तुम सिर्फ एक एक्ट्रेस मीना कुमारी हो, मीना कमाल अमरोही नहीं। और जैसे ही सबको मालूम हो जाएगा, एक अच्छी बेगम की तरह मेरे आशियाने में मज़े की ज़िंदगी जीना। चंदन, आपके मुंह से ये बात सुन के मुझे बेहद ताज्जुब हो रहा है, क्योंकि आप खुद एक कलाकार हैं, एक फनकार हैं, तो मेरे हुनर और मेरे फन के लिए इजाजत की बात फनकार के साथ साथ मैं एक मर्द भी हूँ, इसलिए मैं ये नहीं चाहूँगा कि अमरोही खानदान की बहू फिल्मी पर्दे पर अमरोही खानदान की इज्जत तो छाती बैठे। आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिल्मी दुनिया को अलविदा कहने की तैयारियां शुरू कर दो। क्या? बस इस बात पर अब मैं और कोई बहस नहीं चाहता। चलता हूँ, खुदा हाफिज। फिल्मी दुनिया को अलविदा कह, ये क्या कह रहे हैं चंदन आप? मैं तो आपका हाथ थाम कर दूर आसमान में 4 तारों के पार जाना चाहती थी, और आप ये क्या कह गए? तो क्या मैं अब तक निकाह की उम्र कैद में थी और मेरे पैर में पाजेब की जगह चांदी की जंजीरें थी? अल्लाह! ओह! न खिले मेरे चमन में तेरी आहटों के गुंजे, न खिले मेरे चमन में तेरी आहटों के गुंजे। कभी वक्त मुझसे रूठा, कभी तू बदल गया। काश काश वो शाम मेरी जिंदगी की आखिरी शाम होती। काश। अब उनका जहां में कोई नहीं, हम तो तुम्हारे हो गए। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, हम तेरे प्यार में सारा आलम। ये हो क्या रहा? तुम्हारी सारी तारीखें अमरोही के फिल्म दायरा के लिए जा रही है। दूसरे प्रोड्यूसर्स मेरी जान खा रहे हैं। मैं कह देता हूं, अमरोही से अब तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। दायरा की शूटिंग बंद करो और बाकी फिल्मों पर ध्यान दो। अमरोही अकेला प्रोड्यूसर नहीं है, छोड़ो उसे। नहीं छोड़ सकती। क्यों नहीं छोड़ सकती? क्यों नहीं छोड़ सकती? क्योंकि हमारा निकाह हो चुका है। क्या? तुमने उससे निकाह कर लिया? कब? दरअसल वो पिछले दिनों हम आपको बता। मैं कहता हूं आज इसी वक्त तुम्हें कमाल से खुला लेना ही होगा। खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। मैं फिर कहता हूं, आज इसी वक्त तुम्हें कमाल से खुला लेना ही होगा। ओह, तो तुम तलाक नहीं लो। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा जवाब है।
फिरदौस, मीना की रुखसती का इंतजाम करो। अब्बा, मैं अभी उस नामाकुल कमाल से फोन पर बात करता हूँ। नहीं अब्बा, अभी उससे बात हट जाओ मीना। बिगड़ जाएगी। अब्बा, अभी अभी मैं बात कर रही हूँ, अभी बात बिगड़ जाएगी अब्बा, खुदा के वास्ते। हेलो हेलो, रे ब्राउन, अमरोही साहब से बात कराइए। कमाल साहब, आपने मीना से निकाह कर लिया, मुझे धोखा दिया। भला हुआ या बुरा हुआ, पर आप दोनों ने मुझे धोखा दिया। अब मेरी एक बात और कान खोल के सुन लीजिए। अपनी बीवी का जनाजा यहां से उठाकर ले जाइए। अरे मर गया तेरा अब्बा। अच्छा होता तो तुझे यतीम खाने की सीढ़ियों पर ही छोड़ाता। फिरदौस, हम मर गए थे। कुछ देर बाद कमाल साहब आए और मुझे अपने शाही महल जैसे घर रे ब्राउन ले गए। अब्बा ने जनाजा कहकर हमारे रिश्ते पर दूसरा तमाचा चढ़ा दिया। इस तमाचे की टीस रे ब्राउन आकर भी कई दिनों तक नहीं गई, कई दिनों तक नहीं गई। दिन तो जैसे तैसे फिल्मों की शूटिंग में कट जाया करता था, पर रातें नागिन सी डसा करती थी। और उन्हीं दिनों एक गजल सजदा हुई। टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। रिमझिम बूंदों में जहर भी है, अमृत भी। आंखें हंसती दिल रोया, ये अच्छी बरसात मिली। जब चाहा दिल को समझे, हंसने की आवाज सुनी, जैसे कोई कहता हो, ले फिर तुझको बात मिली। टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। टुकड़े टुकड़े दिन बीता। पहले पर्दों पर यादें न जाने कितनी तस्वीरें लेकर आती है।
फिल्म जो मेरी जिंदगी में मील का पत्थर साबित हुई वो थी बैजू बावरा। मेरी जान से ऊंचा तेरा झूलना कोई मेरे झूलने के संग तेरे प्यार की डोरी, मेरे झूलने के संग तेरे प्यार की डोरी। तू है जीवन सिंगार प्यार करके झूले में पहुंच के आई बाहर प्यार। मुझे अच्छी तरह से याद है कि बैजू बावरा के बाद मेरे और भारत भूषण के इश्क के किस्से लोगों ने खूब मजे लेकर सुने और सुनाए थे। कभी कभी मुझे लगता है कि फिल्म के हीरोइन के बीच इश्क की मनगढ़ंत कहानियाँ इसलिए भी जानबूझकर फैलाई जाती हैं कि मामूली सी फिल्म में भी सिल्वर जुबली कर ले, गोल्डन जुबली कर ले। पर ये मैं जानती हूँ कि फिल्मी दुनिया में भारत भूषण जैसे नायाब और ज़हीन इंसान बेहद कम होते हैं। हाँ, एक बार उन्होंने मुझसे ज़रूर कहा था, कहने लगे, मीना जी चाहता है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे पास यूं ही बैठा रहूं और तुम्हारी आंखों में झांकता रहूं। तब मैंने भी उनसे हंस के कहा था कि बैजू और गौरी का मिलन भी कहीं हो पाया है क्या? कुछ पल के लिए बैजू बावरा ने तो मुझे भुला ही दिया कि मैं तब पाकीज़ा के सेट पर हूँ। दायरा याद है आपको? दायरा कमाल साहब के पाकीज़ा की पहले की फिल्म है। मुझे याद है वो दिन जब दायरा की शूटिंग पूरी हुई थी। उस दिन रे ब्राउन में बहुत बड़ा जलसा रखा गया था। फिल्मी दुनिया के सैकड़ों लोग जमा हुए थे। बहुत बड़ा जलसा था उस दिन। और मैं अपनी आदत के मुताबिक उस जलसे से दूर लॉन में कुर्सी पर इत्मीनान से बैठी थी। मीना, ओह, यूसुफ साहब आप? भाई जलसा शुरू हो गया है और तुम्हारे हाथों में अभी तक जामे शराब नहीं। मैं कहाँ पीती हूँ भला? मगर बगैर शराब पिए ही तुम्हारी आंखों में एक नशे की कैफियत कैसे तारी हो जाती है? तुम्हारी आवाज में एक मदहोशी, एक मासूम सी कशिश कहाँ से पैदा हो जाती है? भाई मैं तो हैरान हो जाता हूँ। मीना जानती हो, विमल दास शरद चंद्र के मशहूर नॉवेल देवदास पर फिल्म बना रहे हैं। अच्छा। मैं उसमें देवदास का किरदार निभा रहा हूँ। ओह, बहुत खूब। शुक्रिया। और देवदास की महबूबा पारो के लिए मैंने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया है। शुक्रिया। अगर मुमकिन हो तो आज ही देवदास को बगौर पढ़ना। जी सर। मैं कल तुमसे इस पर गुफ्तगू करूंगा। खैर, इन दिनों कोई नई ताज़ा गजल लिखी हो तो सुनाओ। यूसुफ साहब, आपको पता है, कमाल साहब को मेरी शायरी में वक्त की बर्बादी नजर आती है। उनके नज़रिए से शायरी में दर्द और अल्फाजों के सिवा भी बहुत कुछ धड़कता है। और रही मेरी शायरी, तो वो क्या है,
महज एक सादा बयान है। उनकी इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। हालांकि मैं कोई शायर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अच्छी शायरी को बेहतर समझता हूँ। और तुम्हारी शायरी के लिए मेरी राय है कि तुम्हारा कलाम तुम्हारी तन्हाई और तुम्हारे दिली जज्बातों का बेहतरीन इजहार है, जो सुनने वालों के दिल में सीधा उतर जाता है। मीना, कुछ नया लिखा हो तो सुनाओ। आपने तन्हाई की बात की, तो इधर कुछ दिनों से मैंने भी तन्हाई को अपने दिल के बेहद करीब महसूस किया। इसी तन्हाई में गजल सजदा हुई। अगर आप इजाजत दें तो कहूँ। इरशाद। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मेरा है कहाँ कहाँ तन्हा, दिल मेरा है कहाँ कहाँ तन्हा, चांद तन्हा है। बुझ गई आस, छुप गया तारा, बुझ गई आस, छुप गया तारा, खरखराता रहा धुआं तन्हा, खरखराता रहा धुआं तन्हा, चांद तन्हा है। जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा, चांद तन्हा है। जिस्म तन्हा है और जान तन्हा। वाह मीना, बहुत खूब। कोई कुछ भी कहे, लेकिन तुम्हारी शायरी ना तो एक झरना है और ना ही समंदर। वो तो एक गहरी नदी है जो आहिस्ता आहिस्ता बहती है, जिसमें तैरने का नहीं, डूब जाने का दिल करता है। एक बार और गुनगुनाओ मीना। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा। यूसुफ मियाँ, इनका चांद, इनका आसमान, या यूं कहें कि इनका दिल इसलिए तना है कि इन्हें अपना शौहर पसंद नहीं है। लगता है दूसरी शादी करके हमने गलती कर दी। Love is a wonderful heaven, but some people marry and spoil it. सागर उठा, दिल को किसका गम है, आज दिल की कीमत
शाम से भी कम। यूसुफ मियां, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। पियो चाहे खून दिल हो के पीते पिलाते ही रहने की रात आई। Love is a wonderful heaven. And some people marry and spoil it. Uff. Uff. उस रात चंदन की इस कड़वी बात को भुलाने के लिए मैं रात भर देवदास पढ़ती रही और देवदास और पारो की कहानी के तिलिस्म में डूबती और उतरती रही। अगले दिन यूसुफ साहब का फोन आया। हेलो 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 मीना। ओहो यूसुफ साहब, लगता है पारो ने रात भर सोने नहीं दिया। मीना, बात दरअसल कुछ और है। सुबह ही विमलदा का फोन आया था, कहने लगे कि कमाल अमरोही को हमारी पेशकश की खबर पहले ही लग चुकी है और कमाल ने शर्त रखी है कि मीना पारो का किरदार तभी करेगी जब हीरो दिलीप कुमार की जगह कोई और होगा। हेलो हेलो मीना, हेलो। क्या मीना पारो का किरदार तभी अदा करेगी जब हीरो दिलीप कुमार की जगह कोई और होगा? ये भी खूब रही। यूं तेरी रह गुजर से दीवाना वार गुजरे, कांधे पे अपने रख के अपना मजार गुजरे। बैठे हैं रास्ते में खंडहर सा दिल सजाए, शायद इसी तरफ से एक दिन बाहर गुजरे। उस दिन देवदास का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हो पाया, पर आंसू और गुलामी से एक नया कॉन्ट्रैक्ट जरूर हुआ। रिश्ते हो या गहने, एक मायने में सब जंजीरें होती हैं और इनका वहम उसी दिन टूट जाता है जब इनकी कीमत का वहम टूट जाता है। और लग रहा था कि चंदन और मंजू के बेशकीमती रिश्ते का वहम भी टूट रहा था। तो क्या ये जंजीर पे अब टूट रही थी? मुझे पारो के किरदार में रूह बनकर समाने का मौका तो नहीं मिला, पर उस दिन के बाद पारो ने महीनों तक पारो की रूह ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। महीनों तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। हाँ, महीनों तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। हम सफर को घर मिले भी कहीं, दोनों चलते रहे तन्हा तन्हा, दोनों चलते रहे तन्हा तन्हा, चाह
कि मुझे 2 बार लगातार बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1952 में इसी परिणीता के लिए। और 1954 में बैजू बावरा के लिए। अरे उस समय मेरी उम्र क्या रही होगी, महज 21 बरस। और शोहरत की बुलंदियों को छूने के लिए ये उम्र भी कोई उम्र होती है भला? न जाने क्यों लोगों को लगता है कि अदाकारी बड़े मजे का काम है, पर उन्हें क्या पता किसी किरदार में जान डालना कितना मुश्किल काम होता है। परिणीता के दौरान एक बार अशोक कुमार साहब, जिन्हें हम प्यार से दादा मुनि कहते हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि मीना, किसी और के बारे में तो नहीं, पर हाँ, मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें परकाया प्रवेश की कला बहुत अच्छे से आती है। तब मैंने उनसे बेहद ताज्जुब के साथ पूछा था कि दादा, ये परकाया प्रवेश क्या होता है? तो कहने लगे कि अदाकारी के दौरान किसी किरदार में रूह बन के समा जाना ही परकाया प्रवेश होता है। ये अच्छे अच्छों की बस की बात नहीं होती है, क्योंकि फिर उन्हीं किरदारों के चाहे अनचाहे बोझ के साथ अपने जिस्म में वापस लौटना बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह किरदारों की भीड़ में खुद अपनी ही रूह को तलाश करना। अरे कई अच्छे अदाकारों का इस दौरान पागल हो जाना लाजमी है। कई अच्छे अदाकार पागल हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि शायद लोग बोल रहे थे कि मैं भी पागल हो रही थी। हाँ, मैं भी तो पागल हो रही थी हालातों के चलते, और अपनी मैं पागल ही तो हो रही थी। पागल हो रही थी। चंदन, क्या चंदन? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, इस नाते कह रहा हूँ। जी कहिए। मुझे तुम्हारा मेकअप रूम में किसी भी गैर मर्द के साथ घंटों बतियाना कतई पसंद नहीं। जी? क्या जी? मैंने कहा ना कि मेकअप रूम में किसी भी गैर मर्द के साथ घंटों बतियाना मुझे पसंद नहीं। आखिरी बार आगाह कर रहा हूँ कि शूटिंग खत्म होते ही सीधे घर आना होगा। मैं तो पर सीधे। चंदन, बस कह दिया ना, मुझे पसंद नहीं तो पसंद नहीं। ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं। जी में तो आया कि मैं कह दूं, पर कह ना सकी। औरत थी ना, चंदन के इस रूखे व्यवहार के कारण दिल पर हर वक्त उदासी के बादल छाए रहने लगे, जिन्हें आप सबने भी महसूस किया था। हाँ, आप सबने भी महसूस किया था, और शायद कभी कभी चंदन भी महसूस कर लिया करते थे, क्योंकि इतने गिले शिकवों के बाद भी शायद चंदन के दिल में अपने मंजू के लिए थोड़ी मोहब्बत बाकी थी। इसीलिए जब कभी कमाल साहब में चंदन की रूह उतरती थी तो वो सीधा अपनी मंजू से मिलने आते थे। और ऐसे ही
ऐसे ही इन्हीं हालातों में महीनों बाद एक बार कमाल साहब में चंदन की रूह उतरी और वो सीधा अपनी मंजू से मिलने आया। अर्शी से एक कहानी दिलो दिमाग में अंगड़ाइयाँ ले रही है। कहानी एक कवायद की है जिसका नाम नरगिस है। नरगिस की जिंदगी में शहाबुद्दीन दस्तक देता है और दोनों भाग कर शादी कर लेते हैं। फिर खुदा उनको एक प्यारी सी बेटी अता करता है जिसका नाम साहिब जान रखा जाता है। फिर वक्त करवट लेता है, साहिब जान की जिंदगी में सलीम दस्तक देता है और कहानी कुछ ऐसा रुख अख्तियार करती है कि सलीम शहाबुद्दीन के जनाजे को गवाह बनाकर साहिब जान से निकाह कर लेता। मंजू, इस कहानी पर मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि नरगिस और साहिब जान दोनों के किरदार तुम ही अदा करो। क्या तुम तैयार हो? पर आप इस फिल्म का नाम क्या रखेंगे? फिल्म का नाम होगा पाकीज़ा। जिसने गुलाबी रंग के नाम पता मेरा
शुक्रिया। और क्या चल रहा है? बस पहचान बनाने की जद्दोजहद चल रही है। हम्म, जी बड़े खुश नजर आ रहे हो। कोई नया काम मिला है क्या? जी, फिल्म खामोशी के लिए डायलॉग लिख रहा हूँ, हम्म, और हो सकता है बहुत जल्दी ही कोई फिल्म भी डायरेक्ट करूँ। लोग बड़ी तारीफ करते हैं तुम्हारी। ओह, कहते हैं तुम्हारी कहन बहुत निराली है। मुझे पूरी उम्मीद है जी तुम किसी रोज जरूर शोहरत की बुलंदियों को छूओगे। और कहो तो किसी रोज ऑस्कर ले आओ। अरे मीना जी, आपने तो इतनी गहरी सांस ली कि आसपास सन्नाटा बिखर गया। सन्नाटा? जी, सन्नाटा। इस गहरी सांस से बिखरे सन्नाटे पर दूर कहीं एक नज्म सुनाई पड़ गई। आप कहें तो सुना दें। जरूर। बीच आसमां में था, बात करते करते ही चांद इस तरह बुझा जैसे फूंक से दिया। देखो, तुम इतनी लंबी सांस मत लिया करो। बहुत खूब। शुक्र। अब मेरी नज्म की बारी। ओह, इरशाद। रात सुनसान है, तारीख है दिल का आंगन। रात सुनसान है, तारीख है दिल का आंगन। न आसमां पे कोई तारा, न जमीन पर जुगनू। वाह वाह। टिमटिमाते हैं मेरी तरसी हुई आंखों के दिए। तुम जिन्हें देखोगे तो कहोगे आंसू। क्या बात है, क्या बात है। सर्द एहसास की भट्टी में सुलगता है बदन। प्यास, ये प्यास शायद मिटेगी इसी तरह। आए कोई आकर बस ऐसे में जहर ही दे दे मुझे। कमाल है मीना जी। आए कोई आकर ऐसे में जहर ही दे दे मुझे। मीना जी, आपकी इस एक नज्म पर मेरी 10 नज्में कुर्बान हैं। कुर्बानी कबूल करें। शुक्रिया शुक्रिया। और कुछ नया हो, लिखा हो तो ज़रूर सुनाइए। मीना जी, एक नज्म तो दिलो दिमाग में चल रही है, और थोड़ा अभी अधूरी है। आप कहें तो सुनाता हूँ। मुझसे एक नज्म का वादा है,